जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज से मैं आपको बिहार दरोगा के जो भी एसआई बिहार दरोगा का पेपर हुआ था उसकी जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और हम कोशिश करेंगे कि बिहार दरोगा का जब तक आपका प्री का पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस करा दूं और मैं आपको जीएस थ्योरी वाइज भी कराऊंगा वो आगे चल के। अभी मैं सिर्फ आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन करा रहा हूँ विथ थ्योरी, और आगे चल के हम इसको थ्योरी वाइज भी एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आपने जो बीपीएससी का पेपर हुआ और आपने जो प्यार बना के रखा हमारे क्लासेस पे, भरोसा रखा, वैसे ही भरोसा आप इस पे भी बना के रखिए। आपकी क्लासेस बहुत अच्छी होंगी, रेगुलर होंगी और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा की तिथि आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कीव राजधानी है कहाँ की। तो आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है और इसी के चलते ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन की। बाकी यहाँ पर और भी आपके दिए गए हैं। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है आपकी बर्न और मुद्रा है फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक। स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम, स्पेन की बात करें तो मैड्रिड, रोमानिया की बात करें तो आपका बुखारेस्ट, हंगरी की बात करें तो बुदापेस्ट। और यहाँ पे इसकी करेंसी दी गई है तो करेंसी को भी आप एक बार देख लीजिएगा। मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में जो आप समझिए 1857 में जो जगदीशपुर इलाका है उस समय उस जगह का नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था और ये आपका आरा के पास है। आगे हम बात करते हैं, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? जो आपका आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन है। मतलब जो इनकी वेवलेंथ होती है वो बाकियों के मुकाबला ज़्यादा होती है और वायुमंडल में वायु के अणु और सभी समक्ष सूक्ष्म कणों का जो साइज होता है वो प्रकाश के कारण नीले वर्ण में हो जाता है। तो ये चीज़ें आपकी दी गई हैं, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा आप। और अच्छे से मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो बच्चे साइंस हिंदी में समझते हैं उनके लिए है, बाकी जिनको इंग्लिश में अगर साइंस पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का है तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस जातियों का उदाहरण है? तो ये आपकी किस जातियों का उदाहरण है? सुमेघ जातियों का, ऑप्शन डी, ठीक है। IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालय भालू और विशाल पांडा आपकी सुमेघ जातियों का उदाहरण है। IUCN वेबसाइट के अनुसार आपके जो सुमेघ मतलब वनरेबल जो होते हैं, इन प्रजाति को वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना हो यदि प्रजातियों की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी की दर्ज की गई हो तो इसे हम सुमेघ जाति में मानते हैं, मतलब ये उनके अंडर आते हैं, ठीक है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेघ जाति की श्रेणी में आ चुके हैं वो तेंदुआ हो गया, एक सींग वाला, घोड़ा हो गया, गेंडा, सॉरी घोड़ा नहीं, चीता, चार सींग वाला मृग, भारतीय वाइशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं, याद रखिएगा। कौन सी जाति? तो सुमेघ जाति, ठीक है। आगे देखिए, अब यहीं पे सबसे मेन चीज़ ये होता है कि बच्चे ये पढ़ के छोड़ देते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आपके सामने इंडेंजर्ड दिया हुआ है, एक्सटिंक्ट दिया हुआ है, रेयर स्पीसीज दिया हुआ है, तो आप इन्हें भी पढ़िए। इंडेंजर्ड क्या होता है? ऐसी जातियों का वनों में विलुप्त होने का खतरा बना होता है, उसे हम इंडेंजर्ड कहते हैं। इसमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे शेष रहती है, जैसे संगाई,
हिरण, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर जिसे मकाक बंदर कहते हैं, नीलगिरी, ताहर, हीम, तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, तो ये सब आपके इंडेंजर्ड स्पीस हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर विलुप्त की, एक्सटिंक्ट की, तो जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित ना हो तथा विश्व के सभी आवासों में उसकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, या विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो, मॉरिशस का जो डोडो है, और आपका जो रूस का स्टील्स सीक काऊ है, ये आपके, या थाईलीसेन ऑस्ट्रेलिया का, ये आपके एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, अब इसकी कोई प्रजाति आपको नहीं मिलेगी, इसका कोई सदस्य नहीं मिलेगा। इंडेंजर्ड मतलब एक खतरे के निशान पे आ गए हैं। आगे अगर बात करें तो रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज क्या होती है? संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हो गई हैं। ठीक है, और ये बड़े क्षेत्रों में विराल रूप से खत्म होते जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रेयर स्पीसीज। अगर हम इसको थोड़ा सा समझें इन चीज़ों को, तो लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। कब आया था? 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इसके संरक्षण हेतु इसको स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था हाथियों के आवास संरक्षण और उनकी संख्या का वृद्धि करना। हुंगल परियोजना, ये परियोजना जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। हुंगल परियोजना याद रखिएगा। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 में परियोजना बनाई गई थी, और 1978 में कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंध परीक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है आपका। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। गेंडा परियोजना की बात करें तो एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, और गेंडा परियोजना को 1897 में शुरू किया गया था। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की, तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्ध का संरक्षण का मतलब इनकी संरक्षण करने का लक्ष्य रखा गया। आगे देखते हैं। इस परियोजना का वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया था। सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन सेव कार्यक्रम चलाया गया, और इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेन्स को प्रतिबंध कर दिया गया। तो एक्चुअली होता क्या था, ये जो दवा है आपकी डिक्लोफेन्स, इसके चलते जो वल्चर प्रजाति है ये धीरे धीरे क्या हो रही थी, ये मतलब एक टाइप का पेस्टिसाइड्स का काम कर रहा था, उनको दिक्कत हो रही थी, तो उसके चलते ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली जो डिक्लोफेन्स दवा है उन्हीं से होती है, इसीलिए भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। और लास्ट है हमारा कौन सा, हिम तेंदुआ परियोजना। हिमालय राज्यों में हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए 2009 में इसे प्रारंभ किया गया था। अब देखिए क्यों मैं PYQ करने को आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, हिमालय भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, तो हमने पढ़ा था सुमेक जाति। ठीक, अब बच्चा ये पढ़ के आगे बढ़ जाता, फिर हमने IUCN देखा,
ठीक। इंडेंजर्ड स्पीसीज देखी, एक्सटिंक्ट स्पीसीज देखी, रेयर स्पीसीज देखी, फिर भारत में चल रहे जो प्रयास हैं उसको देखा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हुंगल परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गेंडा परियोजना, गिद्ध परियोजना और तेंदुआ परियोजना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए मैं पीवाईक्यू कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू को आप थ्योरी वाइज पढ़िए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील है कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है और यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत भी शामिल है। कौन सा? आपका चिल्का झील। सांभर झील आपका राजस्थान का सबसे बड़ी और स्थलीय नमकीन झील है और सर्वाधिक इसमें लवणता वाली झील है। तो अगर मैं सांभर झील की बात करूं तो कहाँ? राजस्थान। और चिल्का झील आपका कहाँ है? उड़ीसा में सबसे बड़ी नमक पानी वाली झील है। सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो बताइए जो सोलर सेल होता है वह आपका अर्धचालक से बना होता है। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से पीएन संधि होती है जो स्वैर वर्गीकरण अपीति होने के विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हिंदी में दिया हुआ है इसका पूरा कि सोलर सेल कैसे काम करता है और इसमें जो अर्धचालक आपकी बनता है वो कैसे बनता है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से इसमें कंडक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ इसमें दी गई है पी बैंड करके। तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो बच्चे हिंदी में करते हैं। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो दूसरा विश्व युद्ध सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कब हुआ था। तो इसमें शामिल ब्रिटेन नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो ब्रिटेन दूरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और दूरी राष्ट्रों में शामिल देश कौन था? जर्मनी, जापान और इटली। और इसमें जीत किसी की हुई थी? तो जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जीत हो गई थी, क्योंकि अमेरिका ने, आपका पता है, जापान के 2 शहरों पर आपका न्यूक्लियर बम गिरा दिया था। तो और वो बम का नाम क्या था वो मुझे बताइएगा, और किस दिन वो बम गिराया गया था ये बता दीजिएगा। तो अगर आप ये 2 चीज़ बता देंगे तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें पता हैं। कमेंट कीजिएगा, मैं लाइक कर दूंगा, या फिर मैं आंसर भी कमेंट में आपको बता दूंगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का मानक समय के संबंध में, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किस देश का आपका है स्टैंडर्ड टाइम, जो ग्रीनविच टाइम है, तो ग्रीनविच टाइम से हम 5.5 घंटा आगे हैं। और सबसे ज़्यादा फ्रांस का है। फ्रांस के पास आपके टोटल 12 हैं, और रशिया के पास आपके 11 हैं, और इंडिया एक ही ग्रीनविच टाइम को फॉलो करता है, मतलब मेरिडियन टाइम को, वो है 82.5 डिग्री। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय का निर्धारण हेतु माना गया है। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के जो नैनी है उससे होकर गुजरता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मकाऊ करके भी याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं बैठ रहा।
बस आप इतना याद रखिएगा, 5 स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन में स्टैंडर्ड टाइम दोनों कहाँ मिलते हैं, अगर ये आपको पता है तो ये भी बता दीजिएगा। चलिए, संधि विच्छेद सही है तो बताइए जो आपका वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो वधवागम, तो वधु प्लस आगम इसका सही हो जाएगा। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार की अगर बात करें तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के भी 2-2 क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। प्रश्न अनुसार वधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद वधु प्लस आगम होगा। वधवागम यण सिंध का उदाहरण है और स्वर सिंध के कुल 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर सिंध के आपके वृद्धि स्वर सिंध, दीर्घ स्वर सिंध, गुण स्वर सिंध, यण स्वर सिंध और अयादी। ठीक है, बाकी चीज़ों का आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से देख लीजिए। मैं धीरे धीरे चीज़ों को कर रहा हूँ और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक दिन में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु को एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेल के रूप में ढाला जाता है तो बेल की ऊंचाई कितनी होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका मैथ से है तो इसका राइट आंसर भी दिया है और आपका प्रोसेस भी दिया गया है। तो प्रोसेस भी देख लीजिए और कैसे ये किया गया है ये देख लीजिए। जो गोले का त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर है, बेलन का 6 सेंटीमीटर है, आपके पास रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस को पुटअप करना है और फॉर्मूले पे इसको लगा देना है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अगर कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। पर डे 10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैथ का जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैथ क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गया, ये आपको खुद से करना है। आप जीएस पे मेहनत कीजिए। मैथ रीजनिंग अगर आप सोचेंगे कि मैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं यहाँ से करा दूँ और आपका हो जाएगा पेपर, नहीं, मैथ रीजनिंग आपको खुद से और अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।